अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है रिसर्च डायरेक्शंस एंड स्कोप इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, और प्लस आपको कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर एमफिल या पीएचडी करना चाह रहे हैं, राइट। सो अगर वो स्टूडेंट्स जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर एमफिल या पीएचडी करने का प्लान कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए ताकि उनको आइडिया हो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है और कौन कौन सी जो एक्सपर्टीज़ उनको चाहिए होंगी अगर वो एमफिल या पीएचडी के अंदर जाना चाह रहे हैं, स्पेशली मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मैं डिफरेंस को यहाँ पे एलेबोरेट नहीं कर रहा, लेकिन ये मोस्टली 99% ये इनके अंदर आमतौर पे सेम ही काम हो रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं डिफरेंस को फोकस नहीं करूँगा, मैं किसी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम ज़्यादा मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर फोकस रखेंगे या वो चीज़ें जो इन दोनों के अंदर कॉमन है, राइट। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री deals with the discovery, design, development, and both pharmacological and analytical characterization of drug substances. राइट तो इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें दो मेजर इंपॉर्टेंट काम होते हैं। एक तो डिज़ाइन किया जाता है या सिंथेसाइज किए जाते हैं ड्रग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, न्यू मॉलिक्यूल्स को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक। और ड्रग डिस्कवरी यानी कि ड्रग डिस्कवरी के ऊपर काम होता है, और उसके बाद जब वो मॉलिक्यूल आप डिज़ाइन करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो उसके बाद फिर उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज चेक की जाती हैं, प्लस उसकी फिजिकल और केमिकल और स्ट्रक्चरल जो करैक्टराइजेशन है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है, बल्कि अगर जो ट्रू जो फार्मास्यूटिकल कह लें कि जो रिसर्च है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंडर ही आती है, क्योंकि हमारी जितनी भी ड्रग्स हैं वो मोस्टली 80% जो ड्रग्स हैं वो सारे के सारे केमिकल्स हैं, वो सारे के सारे लैब के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है, और आपको स्टूडेंट्स को लाजमी इसके अंदर मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर एमफिल या पीएचडी में जाना चाहिए, जिसका स्पेशली उन लोगों का वो लोग जो कि फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब मैं इसमें जो रिसर्च डायरेक्शन है उसको डिस्कस करूँगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर 4 मेजर रिसर्च डायरेक्शंस हैं, ठीक। और इनमें भी मैं बताऊंगा कौन सी इनमें से भी ज़्यादा जो प्रोमिनेंट डायरेक्शंस हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो डायरेक्शन है दैट इज़ अबाउट सिंथेसिस ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स, and the second one is SAR. SAR means structural activity relationship of drug molecules, right? And natural product chemistry and analytical characterization, right? तो ये जो है 4 मेजर डायरेक्शंस हैं, डोमेन्स हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। आप कोई भी मेडिसिनल केमिस्ट या मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की जो प्रोफेसर हैं उनके वेब पेज पे जाएं और आप उनको उनकी रिसर्च चेक करेंगे तो वो आपको इन्हीं के गिर्द ही घूमती हुई नज़र आएगी। यही 4 जो डायरेक्शंस हैं या फील्ड्स हैं, इन्हीं के अंदर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री की जो है वो रिसर्च जो है वो नज़र आएगी। दैट ऑल्सो मेक सेंस बिकॉज जितने भी जो ड्रग्स हैं वो सारी की सारी मोस्टली जो हैं वो लैब्स के अंदर यानी कि प्रिपेयर की जाती हैं, वो सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जितने भी आप मार्केट के अंदर अवेलेबल ड्रग्स देखते हैं वो मोस्टली केमिकल्स ही होते हैं जो कि लैब्स में बनते हैं और वो इसी तरह से डिस्कवर होते हैं, ठीक। तो अब मैं इन रिसर्च डायरेक्शन को थोड़ा सा वन बाय वन डिस्कस करूँगा। फील्ड्स और रिसर्च डायरेक्शन विच आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन दिस फील्ड, उसमें फर्स्ट वन है सिंथेसिस ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स एंड SAR ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। अब सिंथेसिस में ये है कि आप रिसर्च करते हैं और एक कम्प्लीटली जो न्यू मॉलिक्यूल है, ड्रग मॉलिक्यूल किसी भी क्लास से बिलोंग कर सकता है, एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, एनर्जेटिक्स हो सकते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हो, कुछ भी हो सकता है। वो आप ड्रग को सिंथेसाइज करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके बाद उस ड्रग की आप सारी फार्माकोलॉजिकल और जो फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एनालाइज करते हैं, यानी कि आप एक नया ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो बना रहे होते हैं। और ये
ये एक बेसिकली एक ट्रेनिंग भी होती है आपकी, ताकि अगर आप किसी मल्टीनेशनल या किसी R&D ग्रुप के अंदर जा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप के अंदर आप जाते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वहाँ पे फिर वो आपको जो है एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगता, वो लोग आपको प्रेफर करते हैं अगर आपने इस तरह की रिसर्च पहले की हो। ठीक है, तो सिंथेसिस जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है मेडिसिन केमिस्ट्री के अंदर। अगर आप इस लाइन के ऊपर रिसर्च करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एज अ फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट। अच्छा, दूसरी जो डायरेक्शन है दैट इज़ अबाउट स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो कि पुराने मॉलिक्यूल्स हैं, उसके ऊपर भी हम उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स पे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स को लगा के हटा के देखते हैं कि उनकी एक्टिविटी पे क्या चेंजेस आ रही है। ठीक है, तो जब हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कर रहे होते हैं तो उसमें दो तीन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस जो है वो रिज़ल्ट होता है और हमारा जो फोकस होता है वो दो तीन चीज़ें ही होती हैं। एक तो ये है कि उसकी टॉक्सिसिटी ड्रग की कम की जाए, दूसरा उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ की जाए, या उसकी एब्जॉर्प्शंस को, ड्रग का जो टारगेट है, टारगेट जो आपका मॉलिक्यूल है उस पर इसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रैक्टिकल एक अप्रोच है या डायरेक्शन है इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिन केमिस्ट्री। अच्छा, अब इस फील्ड के लिए सिंथेसिस के लिए या SIR रिसर्च डायरेक्शन के लिए आपको कौन कौन सी टेक्निक्स चाहिए? Now, first important skill is obviously you must know the basic chemical reactions. You must have theoretical knowledge about the chemical reactions of chemistry, especially organic chemistry. ठीक है, और उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर डॉकिंग, ये एक कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू हम जो कंपाउंड आप बना रहे हैं या जिसमें आप चेंजेस करना चाह रहे हैं उसकी आप जो है नेचर को या उसकी टारगेट के साथ क्या उसकी बाइंडिंग होगी और किस तरह वो बिहेव करेगा बॉडी के अंदर, उसको एक हम एनालिसिस करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, जिसको हम इन सिलिको एनालिसिस भी कहते हैं, और ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग कहते हैं। ठीक है, जो कि आपको अपना रिसर्च प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने में काफ़ी हेल्प करता है। अच्छा, मॉलिक्यूलर डॉकिंग आपको आनी चाहिए, और उसके अलावा आपको जो केमिस्ट्री की जो बेसिक टेक्निक्स हैं लाइक TLC, HPLC, NMR, LC-MS और ECMS, तो इन टेक्निक्स का भी आपको एक्सपोजर होना चाहिए या एटलीस्ट थियोरेटिकली आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपको किसी इंटर्नशिप के अंदर या किसी भी या आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर ये कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल है लाइक HPLC, TLC या NMR, कोई भी इनमें से इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, तो उस पर ज़रूर उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट करें, या जो भी प्रोजेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी में चल रहा है तो उसमें ज़रूर आप उसमें इन्वॉल्व हो, ताकि आपको इन टेक्निक्स का एक्सपोजर हो और आप अपनी CV के अंदर इनको ऐड कर सकें, ताकि जब आप अप्लाई करें तो वो जो प्रोफेसर है उसको पता हो कि आपको कुछ आता है, यानी कुछ आपको टेक्निक्स का आइडिया है, तो फिर ही वो आपको प्रेफर करेगा। अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। ठीक, तो इसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री है। नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री ये एक सेपरेट डिसिप्लिन है, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिन केमिस्ट्री के अंडर नहीं आता, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे मेडिसिन केमिस्ट्री और नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री ये इकट्ठे आपको एक ही डिपार्टमेंट के अंदर नज़र आते हैं। लेकिन ज़्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री जो है ये सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे या सेपरेट डिपार्टमेंट के तौर पे ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसको पढ़ाया जा रहा होता है या इसमें रिसर्च की जा रही होती है। ठीक है, ये भी इसका भी काम ऑलमोस्ट मेडिसिन केमिस्ट्री के जैसा ही होता है, और इसीलिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब इसको मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंडर पढ़ाया जाना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनका जो सोर्स है वो नेचुरल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसमें आमतौर पे आप कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं करते, बल्कि स्टार्ट में आप इसमें सिंथेसाइज नहीं करते, बल्कि आप किसी नेचुरल सोर्स है लाइक बैक्टीरिया, फंगस, किसी प्लांट से आप वो कंपाउंड निकालते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर या उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एनालाइज करते हैं, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को आप एनालाइज करते हैं, और अगर वो कंपाउंड कोई भी XYZ कंपाउंड अगर वो किसी काम का होता है, अगर उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऐसी है कि उसको मार्केट किया जाए या उसका कोई स्कोप हो, तो फिर उसका लैब के अंदर उसको सिंथेसाइज करने का भी डिज़ाइन या डेवलपमेंट या वो जो मेथड जो है वो डेवलप किया जाता है, और उसको हम कहते हैं बायोमिमेटिक सिंथेसिस। ठीक है, तो अगेन इसके अंदर भी सिंथेसिस आ जाता है।
राइट। तो नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में हम बेसिकली फोकस कर रहे होते हैं नेचुरल सोर्सेज पे, ड्रग मॉलिक्यूल्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कमिंग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। और अगेन इनके अंदर भी आपको, अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में जाना चाह रहे हैं तो अगेन आपको जो केमिकल रिएक्शंस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन जो टेक्निक्स हैं, जो कंपाउंड्स निकालने की टेक्निक्स होती हैं, जो हम प्लांट से या किसी भी नेचुरल सोर्स से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन टेक्निक्स का आपको आइडिया हो, उन पे आपकी अच्छी ग्रिप हो, प्लस मॉलिक्यूलर डॉकिंग, TLC, HPLC, NMR और LC-MS, इसके अलावा GC-MS और FTIR ऐसी टेक्निक्स, ये आपको इनका नॉलेज होना चाहिए थ्योरेटिकल, और प्रैक्टिकली भी आपको इनका एक्सपोजर होना चाहिए। तो जब आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इन चीज़ों का एक्सपोजर होता है और आप अपनी CV के अंदर ये चीज़ें ऐड करते हैं, तो देन आप की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है सिलेक्शन के दौरान, MPhil या PhD। हमारे यहाँ आमतौर पे जो बैचलर के स्टूडेंट्स होते हैं वो इन जो प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं या लैब्स के अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं देते, और जिसकी वजह से वो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है बाद में। फिर MPhil या PhD वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर वो नहीं जा पाते, क्योंकि उनकी CV के अंदर ये प्रैक्टिकल टेक्निक्स होती नहीं है, सिर्फ नॉलेज ही होता है और टेक्निक्स नहीं होती हैं। और आपको प्रोफेसर को, जो आपका सुपरवाइज़र है, उसको चाहिए ट्रेन बंदे, ठीक है। अगर वो ट्रेन बंदा उसको मिल जाएगा तो उसको ज़्यादा सर नहीं खपाना पड़ता, वो उसका काम आसान हो जाता है। अगर वो आप उस बंदे को लेगा जिसको कुछ नहीं आता तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा, वो टाइम ज़ाया होता है, ठीक है। तो इसको आप अंडरस्टैंड करें। आप MPhil में या अपने जो भी आप बैचलर कर रहे हैं या MPhil कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें आप लाजमी सीखें अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, अब इसका जो स्कोप है, अब स्कोप में अगर आप देखें, जितनी भी हमारी जो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री है, उसको अगर आप उठाएं तो उसमें 80% जो आपको ड्रग्स हैं वो सारे के सारे केमिकल्स मिलते हैं, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट बहुत कम है, या नेचुरल ओरिजिन की जो ड्रग्स हैं वो कम है, ठीक है। और इसके अलावा जो बायोलॉजिकल्स हैं, बायोलॉजिकल्स एक सेपरेट फील्ड है, वो भी बहुत कम है। वो 10% बायोलॉजिकल्स लगा लें, 10% नेचुरल कंपाउंड्स लगा लें, और 80% जो है ना, फिर भी बहुत ज़्यादा जो बड़ी क्वांटिटी है वो केमिकल ड्रग्स की है, ठीक, स्पेशली एलोपैथिक में। तो इसलिए अगर आपका जो रिसर्च जो प्रोजेक्ट है वो सिंथेसिस से रिलेटेड है, ठीक है, और आपने उसमें सिंथेसिस पे काम किया है और उसकी जो सारी करैक्टर को एवेल्यूएट किया हुआ है, यानी कि सारी आपको टेक्निक्स आती हैं, HPLC और NMR और इस तरह से LC-MS, और ये सारी टेक्निक्स अगर आपको आती हैं तो देन आपका जो स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी मल्टी नेशनल कंपनी का कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ग्रुप है तो वो आपको प्रेफर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री के अंदर या फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर अगर आपने यही एक्सपर्टीज़ ली हुई है, यानी कि आपका जो एक्सपोजर ये है कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स में से जो कंपाउंड को आइसोलेट और उसकी जो है सारी केमिस्ट्री को एवेल्यूएट कर सकते हैं और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को डेवलप कर सकते हैं, तो इस केस में आपका जो ज़्यादा स्कोप है वो उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर होगा जो हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो यानी नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में थोड़ा सा जो आपका स्कोप है वो थोड़ा सा कम हो जाता है फार्मा के, स्पेशली अगर आप फार्मा के अंदर फार्मास्यूटिकल्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आपको सिंथेसिस का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, सिंथेसिस पे ग्रिप होनी चाहिए, और जो डिफरेंट जो केमिस्ट्री की टेक्निक्स है जो मैंने अभी आपको बताई हैं उनके ऊपर आपको अच्छी ग्रिप होनी चाहिए ड्यूरिंग योर MPhil और PhD प्रोजेक्ट। तो देन आपका जो स्कोप है वो पूरी दुनिया के अंदर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर आप PhD करना चाह रहे हैं, MPhil करना चाह रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या मेडिसिन केमिस्ट्री के अंदर, तो अच्छा पहले हम पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान के अंदर MPhil और PhD होती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे मेडिसिन केमिस्ट्री में अभी तक नहीं है, अभी मेरे नॉलेज में नहीं है, मे भी होता हो, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि मेडिसिन केमिस्ट्री मतलब टाइटल मेडिसिन केमिस्ट्री है PhD का या नहीं है। तो ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तान के अंदर वो MPhil या PhD फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर हो रही है, ठीक है, मेडिसिन केमिस्ट्री के अंदर अभी नहीं है। तो शायद किसी यूनिवर्सिटी में मुझे उसका आइडिया नहीं, लेकिन बाहर अगर आप देखेंगे अब्रॉड तो आपको ज़्यादातर मेडिसिन केमिस्ट्री ही नज़र आएगी, MPhil या PhD इन मेडिसिन केमिस्ट्री एज़ कम्पेयर टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं और MPhil या PhD फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री करना चाह रहे हैं तो आप
आपके पास फॉर्म डी डिग्री होनी चाहिए। आप सिंपल बीएससी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री करके इस फील्ड में नहीं जा सकते। आपके पास बेसिक डिग्री फॉर्म डी होनी चाहिए अगर आप पाकिस्तान के अंदर किसी इंस्टीट्यूट से एमफिल या पीएचडी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री करना चाह रहे हैं या मेडिसिन केमिस्ट्री करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप अब्रॉड से किसी भी कंट्री से करना चाह रहे हैं तो देन इट डजेंट मैटर कि आपके पास फॉर्म डी है या बीएससी एमएससी केमिस्ट्री है या बीएससी एमएससी बायोकेमिस्ट्री है। मतलब कोई भी केमिस्ट्री, किसी भी केमिस्ट्री के अंदर आपकी बैचलर्स है या मास्टर है तो आप इजीली पीएचडी मेडिसिन केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जा सकते हैं। बल्कि बाहर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एमएससी केमिस्ट्री या एमएससी बायोकेमिस्ट्री, बल्कि एमएससी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री है उनको वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू फार्मासिस्ट। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस एमफिल या पीएचडी मेडिसिन केमिस्ट्री के लिए आपको टेक्निक्स या नॉलेज चाहिए केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री की टेक्निक्स और नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है, वो ज़ाहिर बात है वो जो जिस बंदे ने एमएससी केमिस्ट्री की है उसके पास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फॉर्म डी। लेकिन फॉर्म डी को भी किया जाता है प्रेफर, क्योंकि फॉर्म डी के अंदर भी आप लोग मेडिसिन केमिस्ट्री के बारे में और एनालिटिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन और डिफरेंट केमिस्ट्रीज़ पढ़ते हैं। तो इसलिए फॉर्म डी को भी जो है एमफिल या पीएचडी के लिए बाहर फार्मास्यूटिकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एडमिशन दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द स्कोप एंड रिसर्च डायरेक्शंस एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेडिसिन केमिस्ट्री। तो आई होप कि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिली होगी, और स्पेशली वो लोग जो कि इस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हैं। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको इससे फ़ायदा हो और वो अपने आप को इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू।